दाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। शरदकालीन गन्ने की भरपूर पैदावार देने वाली किस्में और उन्नत बुवाई तकनीक। गिनिया फाउल पक्षी का पालन है छोटे किसानों के लिए कम लागत में लाभकारी व्यवसाय। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कृषि मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट और किसानों की सलाह। गन्ना एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है। विषम परिस्थितियां भी गन्ने की फसल को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर पाती हैं। इन्हीं विशेष कारणों से गन्ने की खेती अपने प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है और यह समय शरदकालीन गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त है। अतः हमारे जो किसान भाई इस समय गन्ने की खेती करना चाहते हैं तो वह उसकी भरपूर पैदावार देने वाली प्रजातियों का चयन कर किस तरह करे बुवाई, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं हैदरगढ़ चीनी मिल के मुख्य गन्ना प्रबंधक शैलेंद्र कुमार मिश्रा से। देखिए, होता क्या है कि हम इस समय कोई ना कोई फसल ले रहे हैं, तो उस फसल को लेने के लिए हमारे पास यही समय है और इसी एक ही जुताई में, एक ही तैयारी में हम दो फसलों को ले सकते हैं। सब फसल के रूप में हम जैसे लाही है, मटर है, चना है, प्याज है, लहसुन है, धनिया है, इन सारी फसलों को ले सकते हैं और उसके साथ ही साथ हम गन्ने की भी खेती कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं इस शरदकालीन गन्ने की बुआई से। दूसरा फ़ायदा हमारा ये होता है कि ये समय जो होता है वो बड़ा ही अनुकूल और उपयुक्त होता है गन्ने की बुआई में। और इस समय जब आप गन्ने की बुआई कर लेते हैं तो उसमें कीटों का और बीमारियों का भी आपतन कम हो जाता है। और इसके साथ ही साथ हम जो इस समय बुआई करते हैं शरदकालीन में, इसकी पर्ची भी हमें जल्दी मिल जाती है, तो हमें मिल में आपूर्ति करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रजातियों के रूप में हमारे पास को 0118 है, को 0238 है, को 0239 है, कोलख 94184 है, COP के 5191 है और इसके साथ ही साथ सेवरही की एक वैरायटी है COSE 01434। ये अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं। तो बुआई की विधि के बारे में मैं आपसे कहूँगा कि अगर हम गन्ने की खेती ट्रंच विधि से करते हैं तो वो सबसे बेहतर है, क्योंकि गन्ना अभी हम रेजर से जब बोते हैं तो वो गहराई में नहीं जा पाता है और वांछित फल हमको नहीं दे पाता है। जब हम गन्ने की बुआई गहराई में करते हैं, ट्रंच विधि से करते हैं, तो वो गन्ना हमारा गहराई में जाता है और उसका उत्पादन बढ़ जाता है, क्योंकि गन्ने के लिए कहा गया है कि कम से कम 9 से 10 इंच की गहराई होनी चाहिए। अब रेजर से जब हम बुआई करते हैं तो इसमें ये बुआई करीब करीब 3 से 4 इंच के बीच में रह जाती है और ये ऊपर ही रहता है, जो आगे बड़े होने पे गिर जाता है। गिरने के बाद तमाम सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको ट्रंच से बुआई करना चाहिए। आपको मैं बताऊं कि गन्ने एक आंख के टुकड़े
कटने चाहिए। और टुकड़े जब कटें तो उसमें आप ये ध्यान रखिए कि वो टुकड़े उपचारित जरूर कर लिए जाएं। उपचारित करने से मेरा ये तात्पर्य है कि गन्ने में जो फफूंदजनक बीमारियां लगती हैं उनके रोकथाम के लिए उसका उपचार नितांत आवश्यक होता है। खाद में मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर में 180 किलोग्राम डालना चाहिए और उसके साथ साथ फास्फोरस 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से और उसके साथ पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 30 किलोग्राम सल्फर आवश्यक रूप से डाल दीजिए। इसमें नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के समय और बाकी अवशेष मात्रा का आधा 60 दिन के बाद और अवशेष बचा हुआ 110 दिन पे डालना चाहिए। इन सभी प्रबंधनों के बाद अब गन्ने की बुवाई करें। ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई उपज की दृष्टि से अच्छी मानी गई है, लेकिन आपके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है तो आप साधारण तरीके से भी गन्ने की बुवाई कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने गन्ना बुवाई की कुछ और विधियों को भी इजाद किया है, जिसमें सफलता भी मिली है। कौन कौन सी वो नई विधियां हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पीछे जो खेत खड़ा है, ये पिछले साल हमने इसको शरद काल में बोया था पॉली बैग विधि से। तो पॉली बैग विधि से हमने पहले इसको 2 महीना पहले इसका तैयारी कर ली थी पॉली बैग बनाकर, और उसके बाद इसको हमने खेत में डायरेक्ट लाके बो दिया था। अभी मैं आपको एक और मेथड बताने जा रहा हूँ जो इस समय काफ़ी पॉपुलर हो रही है, वो है STP मेथड। STP मेथड में इस विधि का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि इसमें आपके जो आवश्यक बीज है, जो हम कहते हैं कि 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर लगता है, वो आपका घट के मात्र 8 से 10 कुंटल पे आ जाता है और जमाव प्रतिशत आपका 100% हो जाता है। इसमें हम करते क्या है कि हम सबसे पहले गन्ने के एक आंख के टुकड़े लेते हैं और ये आप देख रहे हैं कि खेत में ही हमने 4 इंच का बेड बना लिया है और इस बेड में हम इन गुल्लियों को शोधित करके इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब जब ये 4 से 6 पत्तियों, अभी तो ये देखिए जमना शुरू किया है, जब ये 4 से 6 पत्तियों का हो जाएगा तब हम इसको खेत में ले जा सकते हैं। उसके लिए हमें सावधानी ये रखनी है कि जब ये 4 से 6 पत्ती का हो जाए तो हमें सबसे पहले तो पत्तियों को कट कर देना चाहिए। पत्तियों को कट करने के लिए हम कैंची की सहायता ले सकते हैं। कैंची की सहायता से हम पत्तियों को काट लेते हैं और पत्तियों को काटने के बाद हम इसको खेत में ले जाके खुली हुई नालियों में रोपित करके थोड़ी मिट्टी लगा के और उसमें फिर पानी चला देते हैं। और ये देखिए, हमने इसमें जो है ट्रेंच से पहले ही नाली खुलवा दी थी और नाली खुलवाने के बाद हमने इस पौधे को यहाँ पे ले आके शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद हमने इसकी पत्ती पहले ही हमने बताया काट देनी चाहिए, पत्ती काट दी थी। अब तो इसमें फिर से पुरानी पत्तियाँ आ गई हैं और इसको रोपित कर दिया और जो इसके आवश्यक खाद थी वो हमने पहले से ही डाल दिया था। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये हमने कर दिया था। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो खाली की जगह बची हुई है, इसमें हम चाहें तो कोई भी सहफसल हम ले सकते हैं। अभी हालांकि हमने नहीं शुरू किया है, लेकिन आगे हम इसमें सहफसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप जब गन्ना आपका बढ़ता रहता है, सहफसल की आप तैयारी करते रहिए। सहफसल जब आपकी तैयार हो जाए तो उसके उपरांत आप जो है उसकी कटाई करने के बाद गन्ने में एक सिंचाई करके उसकी गुड़ाई कर दें। ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा और फिर उस पर मिट्टी चढ़ा दें, आपका गन्ना अच्छा हो जाएगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में है आगे महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
और मांस की मांग को देखते हुए ब्रायलर, देशी मुर्गी, बटेर पालन और गिनिया पक्षी का पालन बहुत से किसान कर रहे हैं और कम लागत में अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे गिनिया फाउल के पालन की। तो आप किस प्रकार से करें गिनिया फाउल का पालन, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के कुक्कुट विशेषज्ञ। मुर्गी पालन मुख्यतः व्यावसायिक रूप से मांस उत्पादन एवं अंडा उत्पादन हेतु किया जाता है, जिसमें कि आज तक पुरानी प्रचलित प्रजातियां या जो भी हमारी विदेशी प्रजातियां हैं जिनमें बढ़वार अधिक रहती है उनका उपयोग किया जाता रहा है। परंतु अब जैसे जैसे परिवेश परिवर्तन हो रहा है तो नई तरीके की प्रजातियों का समावेश नए समय में किया जा रहा है, जिसमें से गिनी फाउल भी एक तरीके की प्रजाति है। गिनिया फाउल पक्षी का पालन देश के सभी ठंडे प्रदेशों में किया जा सकता है। इस पक्षी को पालने में न तो आवास निर्माण पर अधिक खर्च आता है और न ही आहार पर, अतः इस व्यवसाय को कम पूंजी में करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। इस प्रजाति की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये प्रजाति हमारे यहाँ हमारे परिवेश में आसानी से रह सकती है, साथ ही साथ इसमें कम खर्च में, अर्थात इसमें बहुत अधिक दाने उसकी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मुर्गी पालन में दाने पे सबसे अधिक खर्च होता है। साथ ही साथ मुर्गियों में विभिन्न तरीके की बीमारियों का भी प्रकोप रहता है। ये प्रजाति अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता की और कम दाने में आसानी से उगाई जा सकती है। साथ ही साथ इसको ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ की हमारे यहाँ विभिन्न तरीके की प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं और शांत प्रिय जगह है, चरने के लिए स्थान उपलब्ध है, ऐसी जगहों पर अगर हम चाहें तो गिनी फाउल पालन कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसका लाभ भी ले सकते हैं। इनकी पालने में मुख्य बात यह है कि इनकी प्रजातियों का ध्यान रखना पड़ता है। इसकी प्रजाति में जो पालने योग्य प्रजाति बनाई गई है वो हमारी हेलमेट युक्त गिनी फाउल है, जिसके सर पे एक तरीके का छोटा सा हेलमेट की तरीके का चीज़ बनी रहती है, जिसके आधार पर हम इसकी पहचान करते हैं। इसकी उप प्रजातियों में जो कि पालने योग्य बनाई गई हैं, जिसमें हमारी पर्ल, लेवेंडर और सफ़ेद हैं। पर्ल प्रजाति में इसके पंख गहरे स्लेटी कलर के होते हैं और इन पे सफ़ेद रंग के छोटे छोटे धब्बे होते हैं। हमारी जो लेवेंडर प्रजाति है इसके पंख थोड़े हल्के कम स्लेटी कलर के होते हैं और इसके ऊपर भी सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। सफ़ेद प्रजाति गिनी फाउल की जो होती है वो पूर्णतः सफ़ेद होती है। इनके पालने के लिए इनके चूज़ों को अन्य चूज़ों की तरह पाला जा सकता है, चाहे हम इसको ब्रूडर में चाहे दरबों में रख सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखना होता है कि इनको कम से कम 2 हफ्ते तक जिस ब्रूडर या उसमें रख रहे हैं उनका तापमान हमारा 32 से 34 डिग्री रहे, जिससे कि इन पक्षियों में मृत्यु दर कम आए। इसको पालने के लिए जैसा बताया कि चूजे हमने तैयार कर लिए, जब चूजे थोड़े बड़े हो जाएं तो इनको पालने के लिए 3 तरीके की विधियाँ हैं। प्रथम विधि है अर्ध खुली विधि, दूसरी विधि है पूर्ण खुली विधि और तीसरी विधि कहा जाता है दरबा विधि, जो कि दरबा विधि जो कि छोटे मोटे किसान या ब्रॉयलर पालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि छोटा सा दरबा किसी भी चीज़ का बना के उसके अंदर उसके चूजे पाले जाते हैं, दाना पानी उसके अंदर दिया जाता है और उसी में उनको बेचने योग्य तक रखा जाता है। इसके उपरांत इसका खाना पानी अगर हम चाहें तो केवल हम अपने घरेलू घर के पिछवाड़े के अनुसार जो भी उपलब्ध हो, बचा खुचा अनाज, घर का जूठन फूटन खिला के ही पाल सकते हैं। और अगर हम इसको व्यावसायिक रूप से करना चाहते हैं कि सही समय से इसका मांस मिल जाए, तो हमें इसको उसके आहार को शुरुआत में जैसे स्टार्ट से 4 सप्ताह तक का आहार, उसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसमें जो प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, यानी कि 25 से 28% तक का प्रोटीन उसमें हम देते हैं, जिससे कि वो 1 महीने में अच्छी बढ़वार पैदा कर ले। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 22 से 25% का प्रोटीन ग्रोवर अवस्था में, अर्थात कि अगर जब हमारा मुर्गियां 1-1.5 महीने से ऊपर की हो जाएं तो ग्रोवर वाला आहार उनको दिया जाता है 1 महीने के ऊपर, और जब ये मुर्गियां 2 महीने से ऊपर हो जाती हैं तो उसके उपरांत हम इन्हें चाहें तो इनको कम प्रोटीन का आहार, जिसमें कि 18 से 22% तक का प्रोटीन हो, उसको देकर हम इनका उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही साथ इनको ऊर्जा के रूप में मक्का दी जा सकती है। जहां मक्का उपलब्ध ना हो वो कृषक अपने घर में जो मड़ुआ, माजरा या इस तरीके की गेहूं, दला हुआ अनाज अगर कुछ है तो उसको भी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करा सकते हैं। परंतु छोटे बच्चों को शुरुआत में विटामिन और मिनरल्स का पानी में डाल के दे सकता है या उसको दाने में मिला के भी खिला सकते हैं, जिससे कि उनकी बढ़वार अच्छी हो। इसके उपरांत देखा गया है कि ये 2.5 से 3 महीने के उपरांत ये 1 किलो के हो जाते हैं और मार्केट में बेचने योग्य हो जाते हैं। इनके मांस का रंग अन्य मांसों की तुलना में अधिक गाढ़ा और थोड़ा लाल होता है, जिससे कि लोग इस मांस को अधिक पसंद करते हैं। इसका फ्लेवर भी अन्य मांसों की तुलना में अच्छा होता है। अगर हम देखें कि अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से एक खास बात यह है कि इसके मांस में कोलेस्ट्रॉल और साथ ही साथ नमक की मात्रा कम होती है, तो जिन लोगों को हृदय की दिक्कत है उनके लिए भी ये एक अच्छा तरीके का लाभकारी सिद्ध होता है।
किसान भाइयों, गिनी फाउल पक्षी के पालन से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना है तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कुक्कुट फार्म विभाग में संपर्क करें। यहाँ से आप चूजे भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी। इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में इन क्षेत्रों में आकाश में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने, दिन एवं रात्रि के तापमानों में हल्की वृद्धि होने के कारण दिन का अधिकतम तापमान 33 से 33.6 डिग्री सेंटीग्रेड एवं रात्रि का न्यूनतम तापमान 24.5 से 26.8 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने, सुबह के समय वायुमंडलीय हवा में अधिकतम नमी की मात्रा 88 से 94%, दोपहर बाद हवा में न्यूनतम नमी 60 से 76% के मध्य रहने एवं मध्यम गति की हवा औसतन 3.8 से 5.8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अधिकतर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से बहने की संभावना है। साथ ही इस सप्ताह के आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में इन क्षेत्रों में मानसून की हल्की अर्थात 10 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। अतः ऐसे अनुमानित मौसम में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को अपने खेतों में खड़ी इस मौसम की विभिन्न फसलों, फलदार वृक्षों, सब्जियों एवं अपने पालतू पशुओं में इस सप्ताह जिन कार्यक्रमों को अपनाने की सलाह दी जाती है वह इस प्रकार है। गत सप्ताह हुई भारी बारिश धान की सभी अवस्थाओं की फसल हेतु बहुत लाभकारी रही। साथ ही इस सप्ताह हल्की बारिश होने के बावजूद किसान भाई धान की किसी भी अवस्था की फसल में कोई सिंचाई न करें। इस सप्ताह तापमानों में संभावित हल्की बढ़ोतरी के कारण धान की समय से रोपी कुछ किस्मों की बालियां निकलने की अवस्था की फसल में लीफ फोल्डर अर्थात पत्ती लपेटक कीटों का प्रकोप संभव है। ये कीट फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फसल में इन कीटों का प्रकोप 10% से अधिक दिखाई दे रहा हो तब संभावित साफ मौसम रहने के मद्देनजर इस सप्ताह 36 EC मोनोक्रोटोफास तरल द्रव्य की 500 से 600 मिलीलीटर मात्रा का अथवा 20 EC क्लोरोपाइरिफास नामक कीटनाशी की 1 लीटर मात्रा का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से सिर्फ एक बार छिड़काव करें। इस छिड़काव से फसल में लगे तनाभेदक कीट भी नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसे मौसम में धान की दूधिया अवस्था की फसल में बदबू देने वाले गंधी बग कीटों का प्रकोप भी संभव है। पहचान हेतु देख लें कि ये कीट बालियों का रस चूस लेते हैं। अधिक प्रकोप हो जाने से पैदावार में 15 से 20% तक की कमी आ जाती है। अतः फसल में इन कीटों का प्रकोप 2 से 3 कीट प्रति हिल की दर से अधिक दिखाई दे तब फसल सुरक्षा हेतु मिथाइल पैराथियान 2 DP धूल की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से सुबह के समय बुरकाव करें। तोरिया अर्थात लाई की बुआई हेतु इस सप्ताह से अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। साथ ही तापमानों में हल्की वृद्धि भी संभावित है। गत सप्ताह हुई भारी बारिश एवं इस सप्ताह संभावित हल्की बारिश होने के कारण खेतों में आवश्यक मृदा नमी हो जाएगी। अतः लाही की बुआई हेतु किसान भाई खेत में पलेवा न करें। बुआई हेतु लाही की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्में जैसे टाइप 9, उत्तरा, पंत तोरिया 30, पंत तोरिया 303, पंत तोरिया 508 आदि में से किसी किस्म के प्रमाणित बीज का ही चयन करें। ये सभी किस्में 95 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं तथा दिसंबर माह के मध्य तक इनकी कटाई कर किसान भाई गेहूं की देर से बोई जाने वाली किस्मों की बुआई कर सकते हैं।
इस सप्ताह हल्की बारिश एवं तापमानों में वृद्धि संभावित है। साथ ही खेतों में खड़ी सोयाबीन की अधिकतर किस्में इस समय फूल एवं फलियां बनने की अवस्था में हैं। अतः ऐसे मौसम में फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों का प्रकोप संभव है। अतः कीटों की सही पहचान कर 10% से अधिक प्रकोप होते ही फसल सुरक्षा हेतु 25 EC मेटासिस्टॉक्स की 400 मिलीलीटर मात्रा का 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से 10 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। संभावित हल्की बारिश होने के मद्देनजर सोयाबीन की किसी भी अवस्था की फसल में कोई सिंचाई न करें। आगे आने वाले दिनों में कम बारिश एवं तापमानों में वृद्धि के कारण पपीते की खेती करने के इच्छुक किसान भाई इस सप्ताह से पपीते की रोपाई प्रारंभ कर दें। इस हेतु ऐसे खेतों का चुनाव करें जहां पानी न ठहरता हो। रोपाई हेतु पपीते की उन्नतशील किस्मों जैसे पंत पपीता 1, पंत पपीता 2, कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2, पूसा जाइंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा आदि में से ही किसी किस्म के 1 माह के पौधों की किसी विश्वसनीय पौधशाला से खरीदकर 1 मीटर की चौड़ाई तथा 2 मीटर की दूरी पर बनी पंक्तियों में 15 घन सेंटीमीटर आकार के बने गड्ढों में पौधों की रोपाई करें। सभी प्रकार के पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं तथा बैठने के स्थान की सफाई करें। जिन गाय या भैंसों ने जुलाई में ब्यात किया हो उनके 42 दिन पूरा होने पर अब गर्मी में आने का समय हो गया है। अतः पशुपालक गर्मी में आने की पहचान हेतु उन पर नजर रखें। मुख्य बातों जैसे पशु द्वारा चारा खाना छोड़ देना, बेचैन रहना एवं योनि मार्ग से सफेद व पतला स्राव का आना आदि शामिल है। यदि ये लक्षण शाम को दिखाई दे तब सुबह के समय सांड से मिलान कराएं या पशु चिकित्सालय में ले जाकर गर्भित कराएं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज के चयनित प्रश्न और उनके जवाब इस प्रकार हैं। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम माधवपुर, जिला सहारनपुर के कृषक रजनीश त्यागी ने। यह दुधारू पशुओं को खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रजनीश त्यागी जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा आप सब जानते हैं कि ये मौसम इस समय के जानवरों की खरीद फरोख्त बहुत ही अति महत्वपूर्ण रहता है और इसी मौसम में किसान भाई अपने जो है जानवर बेचते भी हैं और ख़रीदते भी हैं। तो जो खरीदते समय मुख्य बातें ध्यान रखने योग्य हैं वो ये वाली रहती हैं कि पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि आप व्यवसाय क्या करना चाह रहे हैं, दुग्ध उत्पादन का या दुग्ध उत्पाद बनाना चाह रहे हैं। यदि आपको सीधे दूध उत्पादन करना है तो मुर्रा भैंस पालन ज़्यादा अच्छा रहेगा। चूँकि अपने यहाँ भैंस के दूध को ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंस देते हैं तो इसलिए भैंस पर ही हम लोग बात करते हैं। किसान भाइयों अच्छी तरह जानते हैं कि जो जानवर बेचता है वो किसान नहीं व्यापारी होता है और व्यापारी का काम है मुनाफा कमाना, दूसरे जेब से पैसा लेना। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल सजग होकर के जानवर खरीदने जाएं और ख़रीदते समय ये देखिए सबसे पहले कि आप खुली आंख से सौदा करें। खुली आंख से सौदा करने का मतलब ये होता है यहाँ पर है कि ज़्यादातर आप किसान भाई गाभिन जानवर लेना पसंद करते हैं और इस लालच में लेते हैं कि यदि ये गाभिन जानवर और आपके घर पे जब बच्चा देगा तो अगर एक पड़िया दे दिया तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहे, लेकिन कभी उसके नुकसान के बारे में नहीं सोचा है। मान लीजिए आपने गाभिन जानवर खरीदा और रास्ते में लाते समय कोई कैजुअल्टी हो गई, किसी तरह कोई दिक्कत आ गई और वो जानवर का बच्चा वहीं पर जो है गिर गया या जो है एबॉर्शन हो गया तो उस समय आपको लेने देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों जो गाभिन जानवर है उसके लिए जितना भी आपको दूध बताया जाएगा आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि कुछ जो होते हैं व्यापारी वर्ग या जो भी बेचने वाले होते हैं थोड़ा चालाक किस्म के होते हैं और ये कुछ धुआं वगैरह कर देते हैं और इसकी वजह से ऐन में सूजन आ जाती है। तो जो 5 किलो दूध का ऐन होता है वो आपको 7 से 8 किलो का दिखाई पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप दूध देता हुआ जानवर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप ये जान लेंगे कि इस वास्तव में ये जानवर कितना दूध देता है। इसके अतिरिक्त होता क्या किसान भाइयों, यदि आप दूध देता जानवर लेते हैं तो उसमें भी कुछ चालाकी लोग करते हैं। उसमें चालाकी ये करते हैं कि वो जल्दी आपको दूध दोहने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आपसे सिर्फ इतना कहना है कि यदि आप जानवर लेने जा रहे हैं, चूँकि पैसा नगद दे रहे हैं, तो शर्तें आप भी रखिए कि हमको जानवर पहले दुहेंगे, दुहने के बाद हम देखेंगे कितना दूध देते हैं, उसके बाद ही हम आपका जानवर का पैसा देंगे।
और ऐसे में आप किसान भाइयों कम से कम 2 से 3 टाइम दुहाई अवश्य कर लें, क्योंकि अगर आप 2 से 3 टाइम दुहाई कर लेते हैं तो सारी जानवर की हकीकत आपको पता चल जाएगी। क्योंकि ये क्या करते हैं लोग कि शाम का दूध चढ़ा देते हैं और सवेरे जो है एकदम भरा हुआ ऐन दिखाई पड़ देता है, और जो शाम का दूध चढ़ाया हुआ रहता है उससे ऐन ज़्यादा प्रतीत होता है और आप धोखा खा जाते हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जब भी आप जानवर से इन सब बातों से संतुष्ट हो जाइए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जानवर जो मुर्रा नस्ल की लक्षण है, जैसे सींग गोल हो, खूब ऐठी हो और सर के ऊपर हो, ये जितने ज़्यादा ऐठी, जितने ज़्यादा गोल और सर के ऊपर रहेगी, मुर्रा भैंस होने के चांस ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, उसका शरीर अंग्रेजी के वी आकार का हो। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, उसके बाद अयन आप देखिए, जो अयन है वो पेट से अच्छी तरह जुड़ा हो, चारों थन हो और चारों थन की जो है लंबाई सेम होनी चाहिए। इन सब के पश्चात आप किसान भाइयों एक बार जानवर को पीछे से देखें। पीछे से दोनों टांगों के बीच ऐन की जितनी बड़ी मात्रा दिखाई पड़ेगी, उस जानवर के दूध देने की क्षमता उतनी ही होगी। तो किसान भाइयों, इस तरह मेरे अगर बताए हुए उपायों से आप अपने जानवर को खरीदते हैं तो निश्चित रूप से आप ठगे नहीं जाएंगे और निश्चित रूप से आपको एक अच्छा जानवर प्राप्त होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याओं एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टमाटर की अच्छी उपज के लिए फसल में जरूरी कार्य। सिंचाई की टपक विधि पर किसानों को जरूरी सलाह। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।